13 अप्रैल 1919 5:30 बजे का टाइम था। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों भारतीय लोग इकट्ठे होते हैं, जिन पर ब्रिटिश आर्मी के 50 सैनिकों के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना दम तोड़ देते हैं। पर उसी भीड़ में एक 19 साल का ऐसा लड़का भी था जो कि जख्मी तो हो गया, पर उसने शपथ ली कि वो इस अत्याचार का बदला एक दिन ज़रूर लेगा। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शहीद ऊधम सिंह था। 26 दिसंबर 1899 जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करता था, पंजाब के एक शहर सुनाम में सिख फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है, जिसको शेर सिंह का नाम दिया जाता है। शेर सिंह के फादर टैल सिंह जो कि एक लो पेड लेबर वर्कर थे, और मदर नारायण कौर फैमिली के सर्वाइवल के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब शेर सिंह सिर्फ 3 साल का था, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिससे फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और दूसरी तरफ उसके फादर को काम से निकाल दिया जाता है, जो कि एक नहर से मिट्टी उठाने का काम कर रहे थे। फैमिली के हालात बद से बदतर हो रहे थे कि तभी खुशकिस्मती से टैल सिंह को रेलवे क्रॉसिंग पर एज ए वॉचमैन रख लिया जाता है, जिनकी तनख्वाह सिर्फ इतनी ही थी जिससे केवल 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। कुछ ही सालों बाद 1907 में टैल सिंह अपने दोनों लड़के शेर सिंह और मुक्ता सिंह, जो कि शेर सिंह से 2 साल बड़ा था, दोनों को साथ लेकर अपने शहर से अमृतसर शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। जब वो अमृतसर के लिए पैदल जा रहे थे कि तभी अचानक रास्ते में उनके पिता की हालत खराब हो जाती है और उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उनकी भी डेथ हो जाती है। अब दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंकल के द्वारा ली जाती है, लेकिन वो कुछ ही टाइम बाद दोनों को अमृतसर के खालसा ऑर्फनेज में हैंड ओवर कर देते हैं, जहां पर उनका पालन पोषण किया जाता है। इसी ऑर्फनेज में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दे दिया जाता है। 1917 में जब ऊधम ने 10th ग्रेड पास किया, इसी दौरान उसके बड़े भाई मुक्ता सिंह की किसी बीमारी के कारण डेथ हो जाती है। अब ऊधम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उस ऑर्फनेज के। दूसरी साइड इन्हीं दिनों में पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 से सफर कर रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस को फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिसके बदले उनको जमीन और पैसा देने का वादा किया गया था। ऊधम सिंह फौज के लिए राजी हो जाता है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसको इराक में रेलवे फील्ड पर लेबर यूनिट में भेज दिया जाता है, पर सिर्फ 2 साल तक आर्मी में सर्व करने के बाद 1919 में ऊधम सिंह अमृतसर ऑर्फनेज में वापस आ जाता है, क्योंकि आर्मी में सर्व करने के बदले ऊधम को ना ही कोई पैसा और ना ही ज़मीन दी जाती है, जिससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंचती है। इसी टाइम के दौरान इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी पीक पर थी। जगह जगह आंदोलन चलाए जा रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और गदर पार्टी के वर्कर्स ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से लड़ रहे थे। इसी के बीच 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया, जो कि इंडिया में हो रहे आंदोलन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के अंडर किसी भी इंडियन नागरिक को बिना किसी कारण अरेस्ट करके जेल में रखा जाता था, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनको छुड़वाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा जाता है, जिसमें हज़ारों की गिनती में लोग इकट्ठे होते हैं। और इसी प्रोटेस्ट में ऊधम सिंह भी शामिल था, जो कि अपने दोस्तों के साथ खालसा ऑर्फनेज की तरफ से लोगों को पानी सर्व कर रहा था। इस वक्त शाम के 5:30 बजे का टाइम होता है कि तभी ब्रिटिश आर्मी का जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर अपने 50 सैनिकों को साथ लेकर जलियांवाला बाग में पहुंचता है। वो बाग के सभी दरवाज़ों को ब्लॉक कर देते हैं और मेन एंट्रेंस के जरिए बिना कोई वार्निंग दिए लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये फायरिंग लगातार 10 मिनटों तक की जाती है, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसी भीड़ में ऊधम सिंह भी जख्मी हो जाता है और वो उसी दिन शपथ लेता है कि वो इस अत्याचार का बदला एक दिन अंग्रेज़ों से ज़रूर लेगा। इसी दिन से ऊधम सिंह के रेवोल्यूशनरी करियर की शुरुआत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एक दिन गदर पार्टी के वर्कर्स पंजाब में रेवोल्यूशनरी लिटरेचर्स बांट रहे थे, तो ऊधम सिंह भी इस कैंपेन का हिस्सा बनता है। कैंपेनिंग के दौरान वो कुछ रेडिकल नेशनलिस्ट मास्टर मोता सिंह और सैफुद्दीन किचलू जैसे लोगों से मिलता है, जिससे उसके कॉन्टैक्ट पार्टी के साथ और मजबूत हो जाते हैं। चलते चलते अर्ली 1920s में ऊधम सिंह रेलवे लाइंस पर काम करने के लिए युगांडा जाता है, जहां पर वो गदर पार्टी के कुछ और रेवोल्यूशनरीज के साथ अपने कॉन्टैक्ट बनाता है। 1922 में इंडिया वापस आने के बाद ऊधम सिंह अमृतसर में अपनी एक पेंटर की दुकान ओपन करता है, जहां से उसकी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट किया जाता है। ठीक 2 साल बाद 1924 में ऊधम मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू इलीगली यूएस माइग्रेट हो जाता है और सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो जाता है, जो कि गदर पार्टी का एपिक सेंटर था।
जहां पर वो पार्टी का एक्टिव मेंबर होने के साथ नए मेंबर्स को रिक्रूट करने और फंड्स को रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और पार्टी के प्रचार के लिए पूरे अमेरिका में ट्रैवल करता है। इसी के साथ उदम ने फ्रैंक ब्रेजिल के नाम से अमेरिका की कई बड़ी कंपनीज जैसे अमेरिकन शिपिंग लाइन, हडसन मोटर कार, डगलस एयरक्राफ्ट में काम किया और यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया ताकि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। जुलाई 1927 में उदम अपनी पार्टी के प्रोपेगेंडे और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए इंडिया वापस आता है, लेकिन 30 अगस्त 1927 को उदम को आर्म्स एक्ट के अंडर 2 रिवॉल्वर्स और एक पिस्टल के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उदम अपने रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडे को दूसरे कैदियों के साथ जारी रखता है, जिसकी वजह से उसको कई दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है। इन्हीं में से एक मियाँ वाली जेल में उसकी मुलाकात भगत सिंह से होती है, जो कि सॉन्डर्स मर्डर केस में जेल में कैद था। वहाँ ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उदम भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगता है। 23 अक्टूबर 1931 जेल की रिहाई के बाद उदम पर लगातार निगरानी रखी जाती है, पर 2 साल पंजाब में रहने के बाद वो ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर जर्मनी के लिए निकल जाता है, जहां से वो फाइनली 1934 में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लंदन पहुंच जाता है। उधम सिंह का असली टारगेट माइकल ओ'ड्वायर को मारना था, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के टाइम पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने रेजिनाल्ड डायर को लोगों पर फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था और उधम माइकल ओ'ड्वायर को ही उसका गुनहगार मानता था। इंग्लैंड में रहते हुए वो अलग अलग वर्किंग क्लास जॉब्स करता है, साथ ही में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कोशिशें भी जारी रखता है। लंदन में उदम इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के संपर्क में आता है, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रही थी। 13 मार्च 1940 आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसका उधम सिंह पूरे 21 सालों से इंतजार कर रहा था। इस दिन लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी के बीच एक मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग में माइकल ओ'ड्वायर भी शामिल था। उदम एक किताब में रिवॉल्वर छुपाकर मीटिंग में एंटर करता है और मौका मिलते ही ओ'ड्वायर पर 5 से 6 गोलियां फायर कर देता है, जिससे ओ'ड्वायर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उधम सिंह मीटिंग से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, बल्कि वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपना बदला पूरा कर चुका था। इसके बाद उधम को लंदन की ब्रिक्सटन जेल में डाल दिया जाता है। 4 जून 1940 को उधम सिंह को कोर्ट में लाया जाता है, जहां पर वो अपने आप को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम से इंट्रोड्यूस करता है, ताकि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया के 3 मेन रिलीजन्स की यूनिटी दिखा सके। इसी के साथ उधम कोर्ट में इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। फाइनली 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटोविले जेल में फांसी लगा दी जाती है।